टी टाइम गपशप पार्ट 4, जिसमें एडवोकेट नरेंद्र जोशी द्वारा सोशल मीडिया पर 10 जनवरी 2026 को एक पोस्ट डाली गई थी, जिसमें बोरोवर के पास, लोन डिफॉल्टर के पास एक लाल बाजार थाना कोलकाता से फोन आता है, जिसमें एएसआई मिस्टर सुजीत से बात करना चाहता है और उसको ये बताना चाहता है कि उसके ऊपर लोन नहीं चुकाने पर उस वित्तीय संस्थान के वकील द्वारा आईपीसी 420 में और सेक्शन 138 में एफआईआर लिखी जा रही है। और जब उसको ये बात जानकारी दी जाती है तो सबसे पहले उसके जहन में एक ही नाम याद आता है कि मुझे मेरे एडवोकेट नरेंद्र जोशी से बात करना है और आप भी बात करिए। क्या इस प्रकार से आप अपने बोरोवर का सर पे नहीं चढ़ा रहे हैं, उसके गलत कार्यों में भागीदारी नहीं कर रहे हैं? देखिए, आपका जो आरोप है कि हम किसी की शह ले रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सोचना आपका पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर हमने किसी की न तो शह ली है, न किसी को सर पे चढ़ाया है, न किसी को लोन डिफॉल्टर बनाने के लिए हमने प्रेरित किया है। हमारी कोई गलती हो तो आप हमें बताओ। लोन नहीं चुकाने पर क्या कोर्ट का स्टे ऑर्डर मिलता है बोरोवर को? जब कोलकाता के वकील साहब आपके बोरोवर से ये प्रश्न पूछते हैं, तब उसका गोल गोल एक ही जवाब होता है कि मेरे नरेंद्र जोशी एडवोकेट से बात करिए। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उन वकील साहब का जो सवाल था कि क्या आपने लोन नहीं भरने के लिए कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर लिया है, तो मैं बता दूं कि इन मामलों में कोर्ट से कभी भी किसी भी प्रकार का स्टे ऑर्डर नहीं होता है। जब पार्टी की परिस्थितियां खराब हो, उसके हालात खराब हो और वो लोन नहीं चुका पा रहा है, तो उसके लिए उसे कहीं से स्टे ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं है। जब मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में इंसान अगर लोन डिफॉल्टर हो जाए तो उसका खुद का ही लोन पेमेंट की ईएमआई को रोक देना उसका खुद का ही अपने आप में एक स्टे है। कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि जो कोई भी फर्जी कॉल, जिसको आपका बोरोवर फर्जी कॉल बताता है, उसके पास पूरे भारत के किसी थाने से, किसी पुलिस अधिकारी का या किसी वकील का जब जब फोन आता है, तो आप लोगों को हर पुलिस और वकील का फोन फर्जी क्यों लगता है? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि जब भी मुझे कोई फोन आता है तो मैं अक्सर अपने लाइव सेशन के अंदर भी ये बातें कहता हूँ और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान में आज तक जितने भी फोन किसी लोन डिफॉल्टर को किए गए हैं जिसमें पुलिस और वकील दोनों साथ में है, तो वह फोन 99 नहीं 100% फेक और फर्जी कॉल होता है। भले ही उसमें असली पुलिस शामिल हो या असली वकील भी शामिल हो, तो ऐसे फोन को भी मैं फर्जी फोन ही कहूंगा, क्योंकि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कोर्ट से आए आदेशों की पालना करना होता है और वकील का काम केवल कोर्ट में अपनी भूमिका निभाना होता है, न कि कोर्ट के बाहर जाकर किसी एनबीएफसी बैंक की ईएमआई के लिए पुलिस के साथ मिलकर वकील अपनी भूमिका निभाते हुए किसी लोन डिफॉल्टर को यदि फोन करे, अगर वो असली भी हो तो उनका काम फर्जी ही है। तो ये कहना उचित नहीं होगा वकील साहब? क्या आपकी नजर में लोन डिफॉल्ट मामले में पुलिस, लीगल टीम, वकील की कोई भूमिका नहीं होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में पुलिस, लीगल टीम और वकील की क्या भूमिका होती है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में सबसे पहले ये जान लीजिए कि पुलिस की भूमिका क्या होती है। पुलिस की भूमिका केवल और केवल सिर्फ यहीं तक सीमित है कि यदि उसको न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त हुआ है, कोई समन है, कोई बेलेबल वारंट है, कोई अरेस्ट वारंट है, तो उसको उसकी तामील करानी है, तो उसके लिए उसे एनबीएफसी या बैंक के किसी लीगल टीम या एडवोकेट या उनके लॉयर के सपोर्ट की या उनको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब एक टेबल पर बैठकर यदि असली पुलिस, असली वकील या नकली पुलिस या नकली वकील भी अगर ऐसा कृत्य करते हैं तो ये पूरी तरीके से अवैध है। और एक बात मैं आपको बता दूं, वकील की भूमिका भी, यदि आपने केस किया है, सेक्शन 25 किया है,
138 किया है, BNS 316, 318 किया है, या आर्बिट्रेशन का कोई मैटर है, तो इस मामले में भी वकील की भूमिका केवल और केवल कोर्ट तक सीमित है, कोर्ट के बाहर नहीं है। और रही बात लीगल टीम, आज तक तो लीगल टीम की डेफिनेशन तो मैं भी समझ नहीं पाया हूं, क्योंकि लीगल टीम होती क्या है? लीगल टीम का मतलब है कानूनी दल। अब सिंपल सी बात है, जब भी ये रिकवरी एजेंट फोन करते हैं, उनमें से कह देते हैं हम लीगल टीम से बोल रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा एक अलग लीगल डिपार्टमेंट बना हुआ है, जहां तुम लोग ये डिसाइड करते हो कि हमें इस व्यक्ति को कौन सा नोटिस भेजना है, किस पे क्या कार्रवाई करनी है। तो तुमने एक डिपार्टमेंट बना दिया, तुम उसको लीगल टीम कहते हो, जबकि कानूनी रूप से किसी भी कंपनी के अंदर लीगल टीम डेफिनेशन लॉ की किसी भी बुक्स में इन एनबीएफसी और बैंक के लिए है ही नहीं। फिर भी ये लीगल टीम के नाम से भी लोगों को डराने का काम करते हैं। और रही बात वकील की, तो बता चुका हूं कि वकील कई कंपनियां, यहां तक कि आपने 2 दिन पहले मेरी कोई रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसमें एक नामी कंपनी के रीजनल मैनेजर को, जब उन्होंने कहा मैं मेरे एडवोकेट से आपको बात कराऊंगा, तो मैंने खुला कहा था आपकी कंपनी के लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट्स नहीं हो सकते हैं। तब उन्होंने मुझसे जाना और उन्होंने कहा कि आज मुझे कुछ नई नई चीज सीखने को मिली कि वास्तव में हमारी कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो भले ही लॉ की डिग्री पूरी कर चुके हो, लेकिन वो लॉयर है, वो एडवोकेट्स नहीं है। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। वकील साहब, मेरी एक बहुत बड़ी नाराजगी ये है कि जब जब मैं आपकी कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सुनता हूं, कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग देखता हूं, और उसमें आपका जो फॉलोअर होते हैं वो अपने आप को इतना सुरता समझने लगते हैं कि जब भी उनके पास भारत के किसी थाने से, किसी वकील से, किसी जज का फोन आता है, तो सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन के उस अधिकारी से एफआईआर नंबर किस हद से पूछते हैं, वकील का बार काउंसिल एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछते हैं। क्या आपने अपने हर फॉलोअर को इतना मेंटली स्ट्रांग कर दिया है कि उनको किसी के सामने, अपने सामने किसी की कोई भूमिका नजर नहीं आती है? देखिए, एक बात कह दूं मैं आपको, जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस थाने से फोन आता है तो उसको ये पूछने का कानूनी अधिकार है कि आपने मुझे फोन क्यों किया। अगर कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट की जानकारी दो, कोई एफआईआर है तो एफआईआर नंबर बताओ। आपने इस रिकॉर्डिंग में भी ये बात सुनी होगी कि मैंने जब एडवोकेट से ये पूछा कि भाई एफआईआर नंबर क्या है, तो उसका बड़ा ही मजाकिया उत्तर था कि मैं आपको बचाव का कोई मौका देना नहीं चाहता हूं। लेकिन वो बालक ये भूल गया, मैं ये नहीं कहता हूं वो एडवोकेट नहीं है, अगर वो समझे तो अपने आप में उसके लिए एक सीख थी कि 7 साल तक से कम कारावास वाले किसी भी मामले के अंदर यदि कोई एफआईआर पंजीबद्ध भी है, तो वहां पर पुलिस को बीएनएसएस की धारा 35 के अंतर्गत पुलिस को पहले जो एक्यूज्ड है उसको एक नोटिस देना होता है कि इस मैटर में आपको क्या कहना है। तो वहां पर उस नोटिस के अंदर भी पुलिस थाने का नाम, जांच अधिकारी का नाम, एफआईआर संख्या, समरी में क्या मैटर एफआईआर में है वो, और किन धाराओं के अंतर्गत क्या एफआईआर नंबर है, उसमें क्या अपराध है, उन चीजों को मेंशन करते हुए कि वह व्यक्ति अपने बचाव में क्या कहना चाहता है, अपना उत्तर पेश करे, ये मौका दिया जाता है। इसके बावजूद नो सीखिया लड़का था, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, उसने ये कहा मैं आपको बचाव का मौका नहीं देना चाहता हूं, आप तो जमानत करा लो। अरे मेरे भाई, एफआईआर के मामले में पुलिस से जमानत या फिर थाने से जमानत अगर हमको लेनी है तो आज की तारीख में ऑनलाइन एफआईआर हम वैसे ही सर्च कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये इनके अनुभव की कमी होती है। आज आपको कहूं कि आप कहते हो कि हमारे फॉलोअर, हमारे साथी इतने स्ट्रांग क्यों हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथी लगातार हमारे वीडियो देख देख कर आज इतने ज्ञानी हो चुके हैं कि किसी पुलिस कर्मी या फिर किसी न्यू जूनियर एडवोकेट से कानूनी ज्ञान ज्यादा ही रखते हैं। तो कारण क्या है? वो सूरमा नहीं है, वो सूरमा नहीं है, बस वो कानून जानते हैं, अपना हक जानते हैं, अपना अधिकार जानते हैं। वकील साहब, जब जब मैं आपकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता हूं जिसमें आप बोरोवर के बिहाफ से किसी थाने से, किसी वकील से या किसी अन्य कर्मचारी से बात करते हैं, तो आप हमेशा
अपने आप में इतने घमंड में बात करते हैं कि आपने इस रिकॉर्डिंग में भी ये बात बोली थी कि मैंने कानून को घोल के पी रखा है। इससे आप क्या जाहिर करना चाहते थे? सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं हर रिकॉर्डिंग के अंदर मैं 2-3 बातें जरूर बोलता हूं। उन 2-3 बातों में एक बात होती है कि कानून को घोल के पिया हुआ है, या फिर मैं कहता हूं कि जिस एडवोकेट नरेंद्र जोशी से आप बात कर रहे हैं वो 17 घाट का पानी पीकर बैठा है। इसका कारण है कि मैं जिस सब्जेक्ट पर बात करता हूं उसके शुरू से लेकर अंत तक मुझे संपूर्ण जानकारी है, और वहां पर कोई भी इलीगल एक्ट होगा मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं आज की बात करूंगा। हमारे खुद के एक न्यायालय परिसर के अंदर सेक्शन 25 का एक मामला चल रहा था, जिसमें मैंने न्यायालय को अवगत कराया कि सेक्शन 25 के मैटर में जो रिटर्न मेमो आता है वह एनपीसीआई द्वारा जारी एक अलग फॉर्मेट में होता है, लेकिन इस कोर्ट में जो कॉग्निजेंस हो रहे हैं वह कॉग्निजेंस में जो बैंक है, बैंक के लेटर हेड पर रिटर्न मेमो बना के दिए जा रहे हैं। ठीक है, कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, बाकी सारे के सारे दावे एक झटके में खारिज हो जाएंगे। तो मुझे स्वयं जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप ट्रायल में कर लेना इस चीज को। आप जानते हैं कि सेक्शन 25 स्पेशल लॉ है। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया था, वो भरी कोर्ट में दिया था कि हुक्म सेक्शन 25 को घोल के पिया हुआ है। अगर मैं किसी मामले में आया ना तो फाइल के परखच्चे उड़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको खुले रूप से कहता हूं कि आज की तारीख में सेक्शन 25 के या 138 एनआई एक्ट के या 316 318 के जितने भी मुकदमे फाइल हो रहे हैं देश के किसी भी कोर्ट के अंदर, अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो कोर्ट की फाइल में होने चाहिए वो लगभग है ही नहीं। जुडिक्शन की तो इन्होंने बैंड बजा के रखी हुई है, लेकिन चक्कर क्या है मालूम है? सिस्टम है। हर व्यक्ति को कोर्ट में मामला है, लड़ना है, खुद को साबित करना है। वो छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, जब 10-12 साल बाद एक बुजुर्ग महिला को जज साहब ने बरी किया तो महिला ने जज साहब को, बुजुर्ग थी, आशीर्वाद दे दिया, कहा बड़े होकर दरोगा बनना। तो जज साहब ने कहा अरे मैडम, अरे माँ जी, मैं तो दरोगा से बड़ा हूं, मैं तो जज हूं। उन्होंने कहा आपको 12 साल लग गए, तब जाके आपने मुझे बरी किया। दरोगा ने तो मुझे कहा था 500 रुपए दे दे, तुझे अभी निकाल देता हूं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि ये बातें ही ऐसी करते हैं। अब उस रिकॉर्डिंग में आपने भी सुना होगा, देश का कई लोग जानते हैं, हर एजुकेटेड पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि 138 की एफआईआर कहां पे? पुलिस थाने के अंदर। अरे 138 में कंप्लेंट फाइल होती है, वो भी कोर्ट में। वो भले ही क्रिमिनल कंप्लेंट है, मैटर सिविल नेचर है। और 420, अब वो वकील है। चलिए आज हम भी कहते हैं, 420 406 का मामला, क्योंकि जुबान पे रटा हुआ है। लेकिन आज वो क्या बन चुका है? 316 318। जब आप किसी को फोन कर रहे हो तो कम से कम तैयारी तो कर लो, तैयारी तो कर लो। तो यहां कहना पड़ता है 17 घाट का पानी पी के बैठे। और हमारे फॉलोअर्स के पास इतना नॉलेज तो आज हो चुका है कि वह धड़ल्ले से बजाते हैं। इस लाल बाजार थाने वाली रिकॉर्डिंग में आपने जब वकील से बात कर रहे थे, जूनियर वकील से, तो उसके सीनियर वकील का नंबर क्या मांगने का क्या अधिकार था आपके पास? सर, अक्सर क्या होता है कि हमें जब भी कोई व्यक्ति फोन करता है तो अक्सर वह व्यक्ति हमारी थोड़ी सी बात पर झुंझलाते हुए या तो हमारा फोन काट देता है, या फिर वो अभद्र भाषा में ऊंची आवाज में बात करने लग जाता है। लेकिन ये जो फोन था वो वास्तव में वह फोन एक एडवोकेट का हो सकता है। क्यों? इसके पीछे का कारण यह है कि उसने कहा मैं 8 साल से प्रैक्टिस में हूं। मैंने कोई डिनाई नहीं किया, बिल्कुल प्रैक्टिस में होगा। मैंने उसको चैम्बर नंबर पूछा, उसने चैम्बर नंबर भी बताया। तब मुझे कहना पड़ा कि आखिर कौन है तुम्हारा सीनियर, जिस सीनियर के साथ तुम प्रैक्टिस करके 8 साल के बाद 8 साल में तुम ये नहीं सीख पाए
कि भाई मुझे फोन भी करना है, अगर वकील बनकर रिकवरी एजेंट का भी काम करना है तो थोड़ा सा तो टैक्ट आना चाहिए ना। वकालत केवल एक्ट पे नहीं अपितु टैक्ट पे चलती है। तो वहां पर कुल मिलाकर मैं उनके सीनियर का नंबर मांग रहा था और वो सीनियर के नंबर मुझे देने ही वाले थे, और मैं चाहता अगर वो मुझे सीनियर के नंबर देते तो मैं कहता कि भाई अपने जूनियर के प्रति थोड़ा कान पकड़ के शिक्षा दिया करो, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं के ऊपर लोगों को न्याय दिलाने का जिम्मा है। और जब यही लोग ऐसा करेंगे जिनको कानून की एबीसीडी 8 साल में मालूम नहीं है, तो फिर इनको इलीगल काम, अगर उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ली होती, अपने सीनियर से कुछ सीखा होता, तो किसी एनबीएफसी कंपनी की ये दल्लागिरी नहीं करनी पड़ती ना। ये दुख है मेरा। आज मैं खुले रूप से कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं, आपने भी एक वो स्टाम्प देखा होगा जहां लिखा जा रहा है कि एडवोकेट शाह 2 बजे तक कोर्ट में आपका इंतजार कर रहे थे, आप कोर्ट में नहीं आए, इसीलिए आपके खिलाफ 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाता है। 100 रुपए के स्टाम्प पे उस एडवोकेट की सील लगी हुई है जो हिंदुस्तान के हजारों लोगों को गया हुआ है, हजारों लोगों को वायरल किया है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, वहां भी मिल जाएगा जहां एडवोकेट की सील लगी हुई है, जहां एडवोकेट के एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है। तो आखिर कोई नई उम्र का छोरा लॉ करके निकला है, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया है, एआईबी का एग्जाम पास किया है, वकील बना है, और इंडिया में सबसे बड़ा प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन है वकालत। वो वहां यदि उस मात्र 20, 25, 30, 40 हजार रुपए के लिए उस बच्चे की सील का इस्तेमाल अगर ये एनबीएफसी कंपनियां इस तरीके से करती है, तो यह वकील समुदाय के लिए, वकीलों की गरिमा के लिए प्रश्न चिन्ह लगता है। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी जूनियर एडवोकेट इन एनबीएफसी और बैंकों की जो रिकवरी दल्लागिरी नहीं करे। अगर वह किसी सीनियर के साथ है तो कम से कम वकालत के काम को बारीकी से सीखे, और इसमें मैंने कुछ भी उसको गलत नहीं कहा। सीनियर का नंबर मिलता तो यकीनन मैं सीनियर को कहता कि अपने जूनियर का ख्याल रखें। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कि पुलिस और कंपनी की लीगल टीम हमेशा लोन डिफॉल्टर के एडवोकेट से बात करने के लिए हरदम तैयार रहती है? मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाया। जब भी बोरोवर के पास किसी पुलिस अधिकारी का, आप उसे फर्जी भी कह सकते हैं, या किसी वकील का फोन जाता है, तो डिफॉल्टर का जो एडवोकेट है यानी कि आप से बात करने के लिए हमेशा वो पुलिस अधिकारी और एडवोकेट क्यों रेडी रहता है आखिर? हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका। कई बार क्या होता है कि लोन डिफॉल्टर के मैटर में जो लोन डिफॉल्टर साथी होते हैं, वह जब ये कहते हैं कि मैं मेरे वकील साहब से बात करूंगा, तो ये तुरंत कहते हैं एक काम करो, आपके वकील साहब को लाइन पे ले लो। यानी कि ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं, या कह लो इनकी लीगल टीम होती है, या कह लो इनके लॉयर होते हैं, या ये भी कह लो कि इनके एडवोकेट होते हैं, या कह लो पुलिस होते हैं, ये कभी भी एडवोकेट से बात करने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भारत में इतनी जनसंख्या है, और जो आदमी 5, 10, 15 हजार की ईएमआई नहीं भर पा रहा है, वो किसी वकील के संपर्क में कैसे होगा? पहली चीज तो ये कि इंसान ने बोल तो दिया, वकील उसके पास होगा ही नहीं, ये तो यूं ही फाक रहा है फोन पे। क्योंकि और होता भी क्या है कि जब वक्त जरूरत, जब इंसान की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए किसी इंसान ने ऐसा कह दिया और कोई इंसान मुझे फोन लगा रहा है और मैं कोर्ट में बिजी हूं, तो मैं तो फोन उठा नहीं पाऊंगा उस टाइम। तो ऐसे टाइम में इन लोगों को पूरा विश्वास होता है कि वकील या तो उनका फोन उठाएगा नहीं, दूसरा कि या तो इसके पास वकील होगा नहीं, तीसरी बात, हर व्यक्ति अपने खेल का मास्टर होता है। यानी कि हम एनबीएफसी वाले हैं, हम लीगल टीम वाले हैं, हम लगातार आर्बिट्रेशन करते हैं, हम लगातार सेक्शन 25 फाइल करते हैं, हम लगातार 138 पे पैरवी करते हैं, हम लगातार एनबीएफसी के रूल को फॉलो करते हैं, या फिर एनबीएफसी के जो भी मैटर है वो सारे डील करते हैं। तो जितनी भी जानकारी है वो केवल और केवल हमको है, और हमसे बढ़कर और किसी को भी नहीं है।
ये एक भ्रम पाला हुआ है इन सारे लोगों ने। इसीलिए वो कहते हैं कि एडवोकेट को लाइन पे ले लो। उनका कहना, उनकी सोच होती है कि हम एडवोकेट को भी इस पार्टी के सामने डरा देंगे और कह देंगे कि हम तुम्हारे खिलाफ ये कर देंगे, सेक्शन 17 में तुम्हारे खाते फ्रीज करा देंगे, आर्बिट्रेशन अवार्ड करके तुम्हारा घर का सामान उठा लेंगे, ये कलकत्ता कोर्ट में मुकदमा है, वारंट आया, तुम्हारी पार्टी को गिरफ्तार कर लेंगे। और जब ऐसी डरावनी बातें कहेंगे तो उनका एडवोकेट कहेगा, अरे भाई समझौता कर लो। मैं आपको बताता हूं, कुछ पैनल भी चल रहे हैं इंडिया में जो स्टार्टिंग लोन डिफॉल्टर को सेटलमेंट करवाने के नाम पे अपने पास ले लेते हैं, और उसके बाद जब भी उनके खिलाफ कोर्ट का समन आ गया या आर्बिट्रेशन का इंटरिम अवार्ड भी पास हो गया, वो डायरेक्ट सरेंडर कहते हैं और कहते हैं अब तो जाके तुम सेटलमेंट की बात करो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मतलब ये लोग हमेशा बात करने को इसलिए तैयार रहते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि जितना नॉलेज हमको है लीगल का, उतना नॉलेज इनके एडवोकेट को नहीं होगा। ये लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि कोई कोई ऐसे तुर्रम खान भी पाले पड़ते हैं जो इनको उल्टा लटका देते हैं। अब इस मैटर में ही देख लो, वकील साहब ने फोन किया था, अब उन वकील साहब के लिए एक सीख हो गई, अब जीवन में कभी भी वो ऐसा एक्ट नहीं करेंगे। अब वो अहमदाबाद की लीगल टीम का ले लो, अब वो जीवन में कभी किसी को ये नहीं कहेगा कि तुम कोर्ट नहीं आ रहे हो, वो समझ गए, वो जीवन में अब किसी वकील से बात नहीं करेगा। एक चीज और नई चीज देखने में आ रही है, आए दिन आप यानी कि आप खुद और आशु अग्रवाल की ऐसी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि हालात से परेशान लोन डिफॉल्टर को इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो ब्लड बैंक छोड़ के सारे बैंकन से लोन ले ले, सारे क्रेडिट कार्डों का इस्तेमाल करे, दिल खोल के इस्तेमाल करे, शॉपिंग करे, और जब लोन चुकाने का नंबर आए, क्रेडिट कार्ड बकाया कर चुकाने का नंबर आए तो कहते कि मैं मल्टीपल डिफॉल्टर हूं, वो लोन की ईएमआई भरे ही नहीं और अपनी सिविल को खत्म कर दे। देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारे वीडियो में एक बात खुले रूप से कही जाती है, हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक बात खुले रूप से कही जाती है और एक शब्द होता है, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से कोई परेशान है, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार है, इसका मतलब ये नहीं है वो अपनी जिंदगी छोड़ दे, वो जीना छोड़ दे। और दूसरी बात, ये भारत का कानून है, यहाँ कोई व्यक्ति, मैं एक उदयपुर की चर्चित घटना सुनाऊंगा जहां एक समुदाय विशेष के व्यक्ति ने यहाँ एक घटना को अंजाम दिया था, जिस पर एक फिल्म बनी थी उदयपुर फाइल्स, शायद आपने देखी हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, उन्होंने बाकायदा जो कृत्य किया था, उस कृत्य की उन्होंने खुद ने वीडियो शूटिंग की थी और उस कृत्य को वायरल किया। तो क्या उनका गुनाह प्रमाणित नहीं था? लेकिन बावजूद उस मैटर में ट्रायल चल रही है। निर्भया कांड हुआ, पूरा देश मोमबत्ती लेकर खड़ा हो गया था, लेकिन उसमें भी ट्रायल चली। कसाब की घटना किसने नहीं देखी, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, पूरी ट्रायल चली, क्योंकि ये भारत का कानून है जहां ये कहा जाता है कि 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, कोई गलती की है, तो उसे विधि सम्मत कानूनी तरीके से निपटना चाहिए। ये नहीं कि आप फर्जी रिकवरी करो, आप उनके घर पे गुंडे भेजो, आप उनको जलील करो, आप उनके रिश्तेदारों को फोन करो, आप उनको रात दिन जीना उनका हराम कर दो, उनको इस स्थिति तक ले आओ कि वो इंसान सुसाइड करने तक का सोच ले। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए, 16,000 लोगों ने कर्ज के दलदल में धंसे होने के कारण आत्महत्याएं की है। कोविड के बाद देश की स्थितियां बिगड़ी है, इसके लिए केवल और केवल वह व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है जिसने लोन लिया है। इन एनबीएफसी कंपनियों ने भी अपनी मार्केटिंग की है, पीछे पढ़ पढ़ के लोन दिए सिविल स्कोर को। एक जमाना था लोन देने के लिए, जिस तरह रिश्ते करते हैं ना तो 7 पीढ़ियां देखी जाती है, उसी प्रकार लोन देने के लिए भी वही तरीके अपनाए जाते थे। जब अपने फायदे के लिए इन्होंने पैसा दिया, तो आज की तारीख में ये फर्जी हथकंडे क्यों अपना रहे? क्योंकि ये जानते हैं अगर ये सिविल कार्रवाई करेंगे तो जितने का लोन दिया है ना, उसका 10% पैसा कोर्ट में खर्च होता है।
यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाकर वहां वसूली की कार्रवाई नहीं करेंगे, अपितु रिकवरी के गुंडे पालकर ये रिकवरी का एक्ट करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मैटर में एक बार कहा था कि रिकवरी एजेंट गुंडों का एक समूह है। आपको याद आई होगी ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। कि रिकवरी एजेंट के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये बात कहनी पड़ी कि रिकवरी एजेंट गुंडों का एक समूह है। तो सोचिए आज अगर आशु अग्रवाल की रिकॉर्डिंग डेप्थ सॉल्यूशन एक्सपर्ट आपका सारथी पर अगर पोस्ट होती है, तो क्या कभी आशु अग्रवाल ने फोन उठाते ही किसी को गाली दी, किसी को धमकाया? अरे उसके मुंह से तो फूल झड़ रहे होते हैं। वो कानूनी बात करता है, और जब वो पूछता है कि मेरा लोन अकाउंट नंबर क्या है, अगर इतना भी सामने वाला नहीं बताएगा तो क्या गुस्सा नहीं भड़केगा? आज आशु अग्रवाल लोगों की उम्मीद बना हुआ है। भले ही उसको कहा जाता है रिकवरी का काल आशु अग्रवाल, लेकिन क्या हर रिकवरी एजेंट से इसी तरह भिड़ा है आशु अग्रवाल? एक एडवोकेट सुभाष से, जिसने खुद को एडवोकेट बताया था, उस सुभाष की 12 बजा के रख दी आशु अग्रवाल ने रिकॉर्डिंग पे, जिसने खुद को एडवोकेट बताया था। सोचने की बात है कि अगर ऐसे लोगों के साथ अगर ऐसी कार्रवाई की जाती है तो वह तनिक भी गलत नहीं है, नहीं है और नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना, चाहे आशु अग्रवाल हो चाहे नरेंद्र जोशी हो, ये कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपके पास पैसा है तो पैसा दे दो, लेकिन आप मल्टीपल लोन के दलदल में धंस चुके हो और देश की अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा रहे हो। मेरी बात को तरीके से सुनना। अगर मेरे 8 लोन पहले से हैं और मैं उन लोन चुकाने के लिए 5 और बैंकों से लोन लेता हूं, तो क्या 5 बैंकों का और पैसा नहीं डूबेगा? तो आज हम अगर कर रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि और एनबीएफसी कंपनियां डूबे और इंसान लोन ले और परेशान हो। और हम चाहते हैं कि जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां हैं, जितनी भी लीगल टीम है या जितने भी बैंक हैं, अगर वो कानूनी तरीके से सिविल दावा करे और अपने पैसे की वसूली करे। अगर प्रत्येक कंपनी सिविल दावा करेगी ना, मैं कहना चाहूंगा कलकत्ता में आज 50,000 मुकदमे पेंडिंग हो गए, वो सारे 50,000 मुकदमे सिविल केस में कन्वर्ट कर दो और 10-10% कोर्ट फीस है, सब पे लागू कर दो। देख लीजिए राजकोष कितना भर जाएगा। ये भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन यहां पर कुछ अंग्रेजी नियम लागू हो चुके हैं, यहां पर अवैध गतिविधियां लागू हो गई है, इसीलिए बोलना पड़ेगा। और हम जो भी बोलते हैं वो लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर बोलते हैं। हमारा तो मतलब आप मकसद, ये कहना चाहते हैं कि आप काले कानून के साए में जी रहे हैं? और नहीं तो क्या कहूं मैं, और नहीं तो क्या कहूं मैं। क्या आपको दिखता नहीं है कि 2000 किलोमीटर दूर 10,000 का मुकदमा फाइल किया जाता है, जिसके लिए इंसान को 20,000 रुपए वकील पे खर्चा करना पड़ रहा है? आखिर कारण क्या है? कारण क्या है? 10,000 रुपए एक ईएमआई जमा कराने पर केस खत्म हो जाता है, लेकिन स्थितियां क्या है? 2000 किलोमीटर दूर क्यों? कानून का तो दुरुपयोग हो रहा है। और ऊपर से पुलिस के नाम पे फोन, वकील के नाम पे फोन, कोर्ट के अमीन के नाम पे फोन, कभी कभी तो मजिस्ट्रेट के नाम पर फोन। और आजकल अभी एक नई पोस्ट डाली है मैंने थोड़ी देर पहले, जहां पर आरटीओ ट्रैफिक के नाम पर, वेडिंग इनविटेशन के नाम पर, क्यूरोसिटी के नाम पर एक पोस्टर डाला जाता है और नीचे एक एपी के फाइल भेजी जाती है, ताकि जिनके कॉन्टेक्ट हैक नहीं हुए, ये लोन डिफॉल्टर खेल खेल रहे हैं, ताकि उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट और हैक हो जाए। बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? कि आपको नहीं लगता ज्ञान के घमंड में चूर होकर, आवेश में आकर आपने उस जूनियर वकील की इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट की सार्वजनिक मंच पर? देखिए, मैं एक बात कहूं,
घर में अगर पिता अपने बेटे को डांटता है तो वह उसका अपमान नहीं है। 4 लोगों के बीच में यदि एक सीनियर अपने जूनियर को किसी बात के लिए एक डांट लगा दे तो वो गलत नहीं है। मेरा एक कदम उसको डांटना, उसके सीनियर के नंबर मांगना और उसको उसके कानूनी ज्ञान की हद दिखाना कहीं ना कहीं उसको ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। और कम से कम जो न्यू कमर एडवोकेट्स आ रहे हैं, जो इन एनबीएफसी कंपनियों से जुड़ रहे हैं, वह कम से कम इस बात से परहेज करेंगे कि हमको कानून की हद में रहना है और वो प्रत्येक काम जो कानून के सम्मान के लिए, लोगों की आजादी के लिए, लोगों की जिंदगी के लिए और लोगों को शोषण से बचाने के लिए हमें करना पड़ेगा, हम करेंगे। चाहे वो गलत हो या सही हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। बस हम यही कहेंगे, एडवोकेट है तो लॉ का पालन करे, पुलिस है तो अपनी हद में रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, उससे आगे न बढ़े। और रिकवरी एजेंट है तो केवल और केवल आपकी भाषा में वसूली अभिकर्ता का रोल निभाए, एक शांति दूत की भूमिका निभाए। बाकी तो मैं एक बात कहूं, अगर ये एनबीएफसी कंपनियां और ये बैंक अगर गलतियां नहीं करे तो फिर मामूली राशि पे सेटलमेंट कैसे होंगे? सेटलमेंट का सबसे बड़ा आधार इनके खिलाफ लगातार हो रही शिकायतें, इनके द्वारा किए गए फर्जी मुकदमे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेक्शन 25 में पूरे देश के अंदर आज की तारीख में लाखों मुकदमे होंगे, लाखों मुकदमे, लेकिन 10 तो जजमेंट ढूंढ के दिखाओ जहां किसी को सजा हुई है। क्यों? मतलब कोर्ट्स को भी रिकवरी का माध्यम बना दिया इन्होंने। रिकवरी के वारंट कहते हैं, हम वारंट लेके घूम रहे। एनबीएफसी कंपनी अपनी मेल आईडी से मेल करती है कि तुम्हारे खिलाफ इस कोर्ट में ये केस है और वारंट जारी हो चुका है। अरे तुमने कानूनी कार्रवाई कर दी, अब तुम उस केस को भूल जाओ। एक तरफ से केस फाइल करने का मतलब क्या है? मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा आपको आज। आप जानते हैं राइट ऑफ क्या होता है? नहीं, इस पे भी प्रकाश डाल दीजिए आज। आप किसी की सुनेंगे कहां? आप, आपकी नजर में तो आप स्वयं साक्षात अवतार हैं। बिल्कुल नहीं, मैं अवतार नहीं हूं। मैं केवल और केवल जो मेरा बेस्ट नॉलेज है बताने की कोशिश करता हूं। राइट ऑफ होता है जब एक व्यक्ति का लोन राइट ऑफ हो गया यानी कि उस पे ब्याज, पेनल्टी सब बंद हो गई, बट्टे खाते में चला गया, कंपनी ने अपने लेजर से उस अकाउंट को निकाल दिया। अब ये भी सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। जब कोई लोन राइट ऑफ हो गया तो राइट ऑफ होने के बाद उसका सेटलमेंट ही होता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसी तरह यदि किसी कंपनी ने अगर कोई केस फाइल कर दिया तो ये भी राइट ऑफ हो गया। एडवोकेट नरेंद्र जोशी की लैंग्वेज में मैं नई परिभाषा बता रहा हूं। राइट ऑफ की नई परिभाषा, दुनिया इससे सहमत हो नहीं हो हमको फर्क नहीं पड़ता। अर्थशास्त्री, एनबीएफसी, बैंकर इस बात को माने नहीं माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि यदि आपने, कंपनी ने कोई केस कोर्ट में फाइल कर दिया, आपने आर्बिट्रेशन कर दिया, तो हमारी नजर में वो लोन राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ का मतलब ये हो गया, अब कोर्ट में डाल दिया है तुमने, रिकवरी तुम कर नहीं सकते। अब कोर्ट में है तो तुम्हारे सिस्टम से हटा लो उसको। अब जब कोर्ट में है तो निपटेंगे, और जब हमारे पास पैसा होगा, व्यवस्था होगी, हम सेटलमेंट करेंगे। नहीं होगा, कोर्ट है, हम है, एनबीएफसी है, और भारत की न्याय व्यवस्था पे प्रत्येक व्यक्ति को भरोसा है कि किसी छोटे मोटे आर्थिक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को कोई गंभीर सजाएं नहीं दी जाती है। मतलब आपने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए आज भी टी टाइम पार्ट गपशप पार्ट 4 का अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से खुद को दोषमुक्त सिद्ध कर दिया। मैं कोशिश करता हूं मैं अच्छी जानकारी दे पाऊं, लोग उसको गलत वे में ले, अच्छे वे में ले। हमारा उद्देश्य केवल और केवल ये है कि हम एक आम व्यक्ति के अधिकारों को हम सार्वजनिक रूप से बता पाए, ताकि कोई व्यक्ति जिसके पास कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं है, जिसके पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। आज कई लोग कहते हैं आपके वीडियो को देखकर हमने हमारे लोन सेटलमेंट कर दिए। हम केवल और केवल लाइव के अंदर या जब वो मैसेज करते हैं केवल हाथ जोड़ते हैं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इतना मान लिया, हमारे लिए पर्याप्त है।
और वो लगता है कि जीवन में किसी विशिष्ट कार्य के लिए आए थे और शायद उस कार्य का माध्यम बने हम, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है साहब, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जी, थैंक यू।